नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले जोधपुर से। जोधपुर जिले में एक बसनी चरण नाम का गांव पड़ता है और इसी बसनी चरण गांव में रहने वाली शीला देवी जो कि एक विधवा महिला होती है। 4 साल पहले इसके पति विक्रम की किसी कार दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से शीला देवी बिल्कुल टूट जाती है। लेकिन शीला देवी हिम्मत नहीं हारती है। शीला देवी इस गांव के अंदर बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन देना शुरू कर देती है और इसके पास शाम के समय 25 से 30 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आया करते थे। और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये महिला शीला देवी इन बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। ट्यूशन देने के बाद जो भी इसकी कमाई हुआ करती थी, बस उसी से इसका घर का गुजारा चलता था। शीला देवी के पास घर के नाम पर केवल 2 कमरे होते हैं, उन कमरों के दरवाजे तक नहीं होते हैं। घर का मुख्य दरवाजा जरूर होता है और इस घर की 4 दीवारें भी इतनी ऊंची नहीं होती हैं। अब शीला देवी के परिवार में इसकी एक सासू होती है जिसका नाम दयावती होता है और इसका एक इकलौता देवर होता है जिसका नाम रिंकू होता है। रिंकू की उम्र लगभग 18 साल के आसपास की होती है। रिंकू इस समय अपनी जो है 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा होता है। रिंकू एक ऐसा लड़का होता है जो काफी बदमाश किस्म का लड़का होता है। वह अक्सर आए दिन हर रोज लड़कों के साथ झगड़े किया करता था, जिसकी वजह से इसकी माँ दयावती और इसकी भाभी जो शीला देवी होती है, इसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दयावती अब सोचने लग जाती है कि जो इसकी बहू शीला देवी है, क्यों ना इसकी शादी रिंकू के साथ करवा दी जाए। और इस तरह से दयावती अपनी बहू शीला को कहने लगती है कि शीला देखो, तुम्हारी इतनी उम्र ज्यादा नहीं है और तुम्हारी दूसरी शादी भी नहीं की है तुमने। मैं चाहती हूँ कि तुम जो है अपने देवर से शादी कर लो। तुम्हारी शादी रिंकू के साथ करवा देती हूँ। अब जैसे तैसे करके दयावती अपनी बहू शीला को मनाने में कामयाब हो जाती है। 3-4 दिन का वक्त गुजरने के बाद दयावती एक दिन अपने बेटे रिंकू को भी कहने लगती है, बेटा जैसे ही तू जो है 20 साल का हो जाएगा तो फिर तेरी शादी तेरी भाभी शीला देवी के साथ करवा दूंगी। अब जैसे ही रिंकू इस बात को सुनता है तो हैरत में पड़ जाता है और अपनी माँ को कहने लगता है, माँ भाभी के साथ कभी भी शादी करने वाला मैं नहीं हूँ। और इस तरीके से दयावती काफी परेशान हो जाती है। लेकिन 4-5 दिन का वक्त गुजरने के बाद दयावती अपने बेटे रिंकू जैसे तैसे करके शादी करने के लिए मना लेती है और इस तरीके से दयावती का मन शांत हो जाता है। दयावती सोचने लग जाती है कि उसकी बहू जो शीला है अब इस लड़के के साथ खुश रहने लग जाएगी और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। लेकिन दयावती नहीं जानती थी कि आने वाले भविष्य में उसकी बहू शीला देवी के साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला था, जिसके बारे में ना तो दयावती जानती थी और ना ही शीला देवी जानती थी। और इस तरीके से वो तारीख आई जाती है। 5 दिसंबर 2025 का दिन शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। शीला देवी ने अपने बच्चों को ट्यूशन देने के बाद उन बच्चों की छुट्टी कर दी थी और इसके बाद शीला देवी पूरे घर के परिवार के लिए खाना तैयार करती है। जैसे ही पूरा परिवार खाना खाता है और खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट जाता है तो रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। फिर इसके बाद शीला देवी अपने कमरे में लेटी हुई चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसी समय उसकी सास दयावती की आंख खुल जाती है और दयावती जैसे ही शीला के पास आती है तो पूछने लगती है, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम चीख रही हो, चिल्ला रही हो। शीला देवी अपनी सास दयावती को कहने लगती है कि हमारे घर के अंदर एक भूत रहता है जो कि मेरा पति है। मेरा पति भूत बनकर मेरे सपनों में आता है, मुझे डराता रहता है। दयावती कहने लगती है कि सपनों में तो भूत आते जाते रहती है, तुम्हें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हारे पास लेट जाती हूँ। और इस तरीके से दयावती अपनी बहू शीला के पास लेट जाती है और पूरी रात गुजर जाती है। अब जैसे ही अगला दिन हो जाता है तो अगला दिन शीला भी अपनी कामकाज में व्यस्त हो जाती है। दयावती भी अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। शाम के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और फिर शीला देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही शीला देवी घर का दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि सोनू नाम का लड़का उसके सामने खड़ा होता है। सोनू जो कि दूध बेचने और खरीदने का काम किया करता था। सोनू इसके घर पर जो है 1 लीटर दूध देकर रोज शाम को चला जाया करता था। आज भी सोनू इस महिला शीला देवी को 1 लीटर दूध देने के लिए आता है। जैसे ही शीला देवी 1 लीटर दूध लेकर घर के अंदर चली जाती हैं तो सोनू इस महिला शीला देवी को आवाज लगाता है और कहने लगता है, भाभी जी आज के बाद तुम्हें ही हमारी दुकान पर दूध लेने आना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं किसी के घर पर भी दूध देने नहीं जाने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये महिला शीला देवी कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी दुकान पर दूध लेने के लिए आ जाया करूंगी। और इस तरीके से सोनू यहाँ से दूध देने के बाद इसके घर से निकल जाता है। अब जैसे ही अगला दिन हो जाता है तो शाम के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। शीला देवी सोचने लग जाती है कि आज तो दूध देने वाला घर नहीं आने वाला, मुझे ही दुकान पर दूध लेने के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद शीला देवी अपने घर से बर्तन लेती है। बर्तन लेने के बाद सोनू की दुकान पर दूध लेने के लिए चली जाती है।
आज सोनू की दुकान पर सोनू और उसका दोस्त राजू बैठा होता है और ये दोनों लड़के जैसे ही इस महिला को देखते हैं तो देखकर कहने लगते हैं कि महिला जो काफ़ी खूबसूरत होती है। और इसके बाद महिला शीला देवी जैसे ही इन दोनों लड़कों के पास आती है और कहती है कि मुझे 1 लीटर दूध दे दो। इसके बाद राजू नाम का लड़का इसको 1 लीटर दूध दे देता है और फिर ये महिला जो शीला देवी होती है 1 लीटर दूध लेकर अपने घर पर आ जाती है। घर आने के बाद खाना वगैरह बनाती है। खाना बनाने के बाद अपने पूरे परिवार को खाना खिलाती है और इसके बाद पूरा परिवार जो दूध भी पीता है और दूध पीने के बाद परिवार के तीनों सदस्य अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। इसके कमरे में दयावती इसके पास ही लेटा करती थी, जबकि इसका देवर रिंकू अलग से अपने कमरे में लेटा करता था। अब जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो परिवार के तीनों सदस्यों को गहरी नींद आ जाती है और फिर इसके बाद जैसे ही रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर शीला देवी के कमरे में एक भूत प्रवेश कर जाता है। और ये भूत जैसे ही घर के कमरे के अंदर आता है तो फिर शीला देवी के पास भी चला जाता है और इसके बाद शीला देवी के साथ ये भूत गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। लेकिन शीला देवी को पता तक नहीं चलता है। शीला देवी इतनी गहरी नींद में होती है कि मानो वह बेहोश हो चुकी होती है और ये भूत तब तक इस गलत काम को करता है तब तक इस भूत का मन नहीं भर जाता है। ये भूत इस गलत काम को अंजाम देता चला जाता है। इसके बाद जो भूत ये काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद ये भूत बड़ी आसानी से इसके घर से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही सुबह का वक्त होता है तो सुबह के समय इस महिला शीला देवी की अचानक जो है आँख खुलती है। तो शीला देवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शीला देवी देखती हैं कि उसके तन बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। जितने उसके शरीर पर कपड़े होते हैं वे नीचे पड़े हुए थे। शीला देवी तुरंत समझ जाती है कि उसके साथ रात के समय जरूर किसी ने गलत काम किया है। 1 मिनट के लिए तो वो शीला देवी सोचने लग जाती है कि ये काम शायद उसके देवर रिंकू ने किया है और इसके बाद जल्दी जल्दी में ये महिला अपने कपड़े पहनती है और कपड़े पहनने के बाद अपनी सास दयावती को जगाती है और अपनी सास दयावती को कहने लगती है कि माँ जी, मेरे साथ आज रात गलत हुआ है और ये गलत काम कोई और नहीं कर सकता। ये जरूर तुम्हारे बेटे अय्याश लड़के रिंकू ने ही किया है। दयावती कहती है कि मेरा बेटा रिंकू बदमाश जरूर है लेकिन वह ऐसा काम नहीं कर सकता। इसके बाद भी वह दयावती अपने इस कमरे से बाहर निकलती है और अपने बेटे रिंकू को पास जाती है। रिंकू भी गहरी नींद में सोया हुआ था। रिंकू को गहरी नींद से जगाया जाता है। दयावती अब अपने बेटे रिंकू को पूछने लगती है कि बेटा रिंकू, तुम रात के समय हमारे कमरे में आए थे क्या? लेकिन रिंकू कहने लगता है कि मैं तो किसी के कमरे में रात के समय नहीं गया था, मैं तो अपने कमरे में लेटा हुआ था। मुझे बहुत गहरी नींद आ चुकी थी, मुझे तो पता तक नहीं कि मैं कहाँ पर लेटा हुआ था। अब दयावती सोचने लग जाती है कि हमारे घर के अंदर भूत प्रेत का साया है। दयावती सोचने लग जाती है कि 4 साल पहले उसके पति विक्रम की मौत हो चुकी होती है। शायद विक्रम भूत बनकर अपनी पत्नी के साथ गलत काम करता है, क्योंकि दयावती एक ऐसी महिला होती है जो कि अंधविश्वासी औरत होती है। वह सोचने लग जाती है कि ये काम जरूर उसके पति का है और इस तरीके से अब दयावती अपनी बहू के पास जाती है। शीला को कहती है कि शीला, तुझे सपने में तेरा पति दिखाई देता है और तेरे सपनों में जब तेरा पति दिखाई देता है तो वही तेरे साथ गलत काम करता है। लेकिन शीला देवी मानने को तैयार नहीं होती है। शीला देवी कहने लगती है कि माँ, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है। ये जरूर रुंकू ने मेरे साथ किया है। लेकिन जैसे तैसे करके जो दयावती होती है अपनी बहू को समझा देती है और कहने लगती है कि ये काम मेरे बेटे रिंकू ने नहीं किया है और इस तरीके से बात जो है आई हो जाती है। लेकिन शीला नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में उसके साथ उससे भी बड़ा कांड होने वाला था। कई दिन बीत जाते हैं। आखिर एक तारीख आई जाती है, 15 दिसंबर 2025 का दिन, शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। शीला देवी के पास एक बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। शीला देवी हिम्मत करके लगन से इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और जैसे ही 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। फिर शीला देवी इन सारे बच्चों को कहती है कि अपने अपने घर पर जा सकते हो। इसके बाद ये सारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं और अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। जैसे ही शाम के 7:10 के आसपास का वक्त होता है तो उसके बाद शीला देवी अपने देवर रिंकू को आवाज लगाती है और रिंकू जैसे इसके पास आता है तो रिंकू इस महिला को अजीब तरीके से देखने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन उसी समय शीला देवी अपने देवर रिंकू को कहने लगती है कि रिंकू, घर के अंदर एक बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन को लेकर दूध की दुकान पर चले जाओ और वहां से 1.5 लीटर दूध जल्दी से लेकर आओ। रिंकू अपनी भाभी की तरफ गंदी नजर से देखता हुआ उस बर्तन को उठाता है। बर्तन लेकर वह दूध की दुकान पर चला जाता है। 1.5 लीटर वहां से दूध लेता है और दूध को लेकर अपने घर पर वापस आ जाता है। और इसके बाद जो शीला देवी होती है वह अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। शीला देवी आज भी अपने पूरे घर के लिए खाना तैयार करती है। रात के करीब 8:30 बजे के आसपास परिवार के तीनों सदस्य यानी कि दयावती, साथ में रिंकू और फिर उसके बाद ये
महिला शीला देवी मिलजुल कर खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद शीला देवी अपने पूरे परिवार के लिए दूध गर्म करती है। दूध गर्म करने के बाद वह अपनी सास को एक गिलास दूध देती है। फिर इसके बाद एक गिलास दूध लेकर अपने देवर रिंकू के कमरे में चली जाती है और रिंकू को भी दूध दे दिया जाता है। रिंकू दूध जरूर लेता है, लेकिन अपनी भाभी की गंदी तरफ नजरों से देखता रहता है। तभी शीला देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि जरूर रिंकू ही उसके साथ गलत काम करता है। आखिर ये महिला अब इसके कमरे से बाहर निकलती है, खुद भी दूध पीती है और अपनी सास दयावती के कमरे में जाकर लेट जाती है। करीब 1.5 घंटे का वक्त गुजर जाता है और देखते ही देखते परिवार के तीनों सदस्यों को गहरी नींद आ जाती है। जैसे ही परिवार के तीनों सदस्यों को गहरी नींद आ जाती है, तो रात के करीब 12 बजे के आसपास फिर से आज एक भूत इनके घर में प्रवेश करता है। और जैसे ही वह भूत इसके कमरे में प्रवेश करता है, तो कमरे में आने के बाद इस महिला शीला देवी के साथ आज भी वह अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। जैसे तैसे करके ये भूत इस महिला के साथ गलत काम को करता जाता है, तो शीला देवी को जरा सा भी इस बात के बारे में पता तक नहीं चलता है। शीला देवी ऐसे ही पड़ी होती है मानो वो बेहोश पड़ी हो, उसको इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता है। ये भूत इस गलत काम को करता चला जाता है। जैसे ही भूत की सारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो ये भूत इस कमरे से बाहर निकलता है और फिर बाहर चला जाता है। जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है, सुबह के करीब 4 बजे के आसपास शीला देवी की आंखें खुलती हैं। शीला देवी की आंखें फटी फटी रह जाती हैं, क्योंकि आज भी शीला देवी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और जो भी रात के समय उसने कपड़े पहन रखे थे, वे सारे कपड़े नीचे पड़े थे। और इस तरीके से जो महिला शीला देवी होती है, उसी समय रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। अपनी सास दयावती को कहने लगती है कि मेरे साथ हर रोज रात के समय गलत काम होता है। लेकिन दयावती आज भी अपनी इस बहू शीला को कहती है कि तुम्हारे सपने के अंदर तुम्हारा पति विक्रम आता है और जरूर वही तुम्हारे साथ कुछ गलत काम करता है। लेकिन शीला देवी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होती हैं। शीला देवी आज भी अपनी सास दयावती को कहती है कि तुम्हारा बेटा जो रिंकू है, हर रोज रात के समय मेरे साथ गलत काम करता है और आज वह ऐसा ही होता है। अब तो वो पुलिस स्टेशन में जाऊंगी, लेकिन दयावती अपनी बहू शीला को समझाती है कि ऐसी मैं जो उपाय करके देख लेती हूँ। अब इस बड़ी बड़ी बात जो होती है, तो इसके बाद जो है पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे। इस तरीके से दयावती जैसे तैसे करके अपनी बहू शीला देवी को मनाने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही शाम के 4 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो इसके बाद दयावती अपनी बहू शीला को कहने लगती है कि शीला, आज मैं तांत्रिक के पास जा रही हूँ। उस तांत्रिक का नाम विद्यासागर है और उससे मिलकर आती हूँ। उससे पूछती हूँ कि हमारे घर के अंदर भूत प्रेत का साया है। फिर उसके बाद विद्यासागर ही इस बात को तय करेगा कि उसको क्या करना चाहिए। लेकिन शीला देवी कहती है कि मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी दयावती अपनी बहू शीला देवी पर दबाव बनाती है। इसके बाद शीला देवी को लेकर जैसे तैसे करके वहां उस कुटिया में चली जाती है, जिस कुटिया में तांत्रिक विद्यासागर रहता था। विद्यासागर को एक एक कहानी का पन्ना खोल कर बताया जाता है। विद्यासागर जैसे ही शीला की पूरी कहानी को सुनता है, तो विद्यासागर कहने लगता है कि देखो शीला, तुम्हारा पति जो है 4 साल पहले गुजर चुका है, वही तुम्हारे सपनों के अंदर आता है और रात के समय तुम्हारे पति की जो आत्मा है भूत बनकर तुम्हारे साथ वो गलत काम करती है। लेकिन शीला देवी पढ़ी लिखी महिला होती है, इस तांत्रिक विद्यासागर की किसी भी बात को विश्वास नहीं करती है। फिर भी दयावती अपनी बहू शीला को समझाती है और विद्यासागर से कहने लगती है, महाराज कोई तो उपाय होगा। तभी विद्यासागर तांत्रिक दयावती को कहने लगता है कि उपाय जरूर है। और इसके बाद विद्यासागर तांत्रिक इस महिला दयावती को कहने लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर मैं एक पूजा करने वाला हूँ और जैसे ही वह पूजा खत्म होगी, तो इसके बाद इसका पति विक्रम की आत्मा है वो दूर चली जाएगी। फिर इसके साथ ये गलत काम होना बंद हो जाएगा। अब जैसे तैसे करके दयावती इस विद्यासागर तांत्रिक की बात पर बहुत यकीन कर लेती है। विद्यासागर तांत्रिक को लगता है कि आज रात करीब 9 बजे के आसपास मैं तुम्हारे घर पर एक पूजा अर्चना करने वाला हूँ। तुम पूजा अर्चना का सामान तैयार रखना। और इस तरीके से दयावती अपनी बहू शीला देवी को लेकर अपने घर पर आ जाती है। शीला देवी इसके बाद अपनी सास को कहने लगती है कि चलो पूजा अर्चना के लिए सामान लेकर आए। और इसके बाद दयावती एक दुकान पर जाती हैं, पूजा अर्चना का सामान खरीद कर अपने घर पर आ जाती हैं। रात के समय विद्यासागर तांत्रिक इसके घर पर आ जाता है और तांत्रिक विद्यासागर तांत्रिक अब इसके घर के अंदर एक पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे का पूजा अर्चना की जाती है और जैसे ही पूजा अर्चना खत्म हो जाती है, तो विद्यासागर कहने लगता है कि मुझे अच्छी दान दक्षिणा भी चाहिए। और इसके बाद दयावती जैसे तैसे करके इस विद्यासागर तांत्रिक को जो है 500 रुपये दे देती है। विद्यासागर तांत्रिक 500 रुपये लेने के बाद इस घर से निकल जाता है। इसके बाद शीला देवी अपने पूरे परिवार के लिए आज भी खाना तैयार करती है, दूध गर्म करती है और इसके बाद पूरा परिवार खाना खाने के बाद दूध पीकर अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। जैसे ही लगभग
2 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो पूरे परिवार की आज भी गहरी नींद आ जाती है और रात के करीब 12:30 बजे के आसपास आज भी वही भूत शीला देवी के कमरे में प्रवेश करता है और जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो शीला देवी के साथ आज भी वही गलत काम करना शुरू कर देता है। और ये भूत आज भी इस गलत काम को तब तक करता है जब तक कि इसकी मन की इच्छा पूर्ति नहीं हो जाती। इस भूत का ये काम खत्म हो जाता है तो ये भूत इस घर से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन आज भी शीला देवी इस बात के बारे में एहसास तक नहीं होता है जरा सा भी। शीला देवी ऐसी स्थिति में लेटी हुई थी कि मानो वो बेहोश हो। उसे इस बात तक का पता नहीं चलता है और जैसे सुबह होती है तो सुबह के समय शीला देवी की वही हालत पाती है। आज भी शीला देवी के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है। शीला देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि हर रोज रात के समय उसके साथ ये गलत होता है और अब तो हद से ज्यादा हो गई है। मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। इस तरीके से शीला देवी अब दयावती को कहने लगती है कि चलो आज पुलिस स्टेशन चलते हैं। लेकिन दयावती कहती है कि आज एक बार उस तांत्रिक से फिर से बातचीत करते हैं। और इस तरीके से जैसे ही सुबह के करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे जाएंगे तो दयावती अपनी बहू शीला को लेकर उस तांत्रिक विद्यासागर के पास जाती है और विद्यासागर को कहने लगती है कि तुम्हारी पूजा अर्चना का कोई भी असर हमारे घर पर नहीं हुआ। विद्यासागर तांत्रिक उसी समय कहने लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर दूसरी बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन शीला देवी अब इन बातों को बिल्कुल नहीं मानती है। वो इस विद्यासागर तांत्रिक की जो बातें हैं बिल्कुल ध्यान में नहीं लेती और वो कहती है कि हम अपने घर पर कोई भी पूजा नहीं कराने वाले हैं। अब इसकी सास दयावती लेकर घर पर आ जाती है। इसको लेकर घर आने के बाद शीला देवी अपनी सास दयावती को कहने लगती है कि चलो पुलिस स्टेशन में चलते हैं और मैं वहीं पर जो है इसकी रिपोर्ट लगा लिखा कर आऊंगी। दयावती अपनी बहू शीला को कहने लगती है कि इससे हमारी भी बदनामी हो सकती है और इस तरीके से शीला देवी अब बदनामी के डर से पीछे हटने लग जाती है और इस तरीके से शीला देवी को जैसे तैसे करके मना लिया जाता है। ये दोनों ही आज पुलिस स्टेशन में नहीं जाती हैं और इस तरीके से अब हर रोज रात के समय इस महिला शीला देवी के साथ यही गलत काम होता रहता है। हर तीसरी चौथी रात इस महिला के साथ गलत काम होता रहता था और आज इस तरीके से ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिर एक तारीख आई जाती है 2 जनवरी 2026 का दिन सुबह के करीब 8 बजे के आसपास शीला देवी अपने घर में कामकाज में व्यस्त होती है। उसी समय शीला देवी को चक्कर आना शुरू हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। दयावती तुरंत उसके पास आती है और जैसे तैसे करके शीला को लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद महिला डॉक्टर जब शीला देवी का चेकअप करती हैं तो डॉक्टर चौंकाने वाली बात कहती हैं। महिला डॉक्टर देखती हैं कि यह महिला शीला देवी प्रेग्नेंट है और इसके बाद ये महिला शीला देवी और दयावती को कहने लगती हैं कि शीला 1 महीने की लगभग प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इसके बाद जैसे ये दोनों डॉक्टर की बात को सुनती हैं तो दोनों के पैरों के तले जमीन फिसल जाती है और वो चिंता में पड़ जाती है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इसके बाद शीला देवी इस महिला डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ लेती है। दवाइयाँ लेने के बाद अपनी सास दयावती को लेकर घर पर आ जाती है और फिर शीला देवी अपनी सास दयावती को कहने लगती है कि चलो इसी समय पुलिस स्टेशन में चलते हैं। और फिर इसके बाद शीला देवी अपनी सास दयावती को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है जहां पर एक पुलिस दरोगा बैठा होता है जिसका नाम बीर सिंह होता है। इसके बाद शीला देवी पुलिस दरोगा बीर सिंह के सामने अपनी पूरी कहानी रखना शुरू कर देती है। बीर सिंह पुलिस दरोगा जैसे इस महिला शीला देवी की पूरी कहानी को सुनते हैं तो कहने लगते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर और कौन सदस्य है। तभी ये महिला शीला देवी कहती है कि हमारे घर के अंदर एक मेरा देवर है जिसकी उम्र 18 साल है जिसका नाम रिंकू है। वीर सिंह कहता है कि ये भूत प्रेत का काम नहीं है बल्कि जरूर तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसा सदस्य रहता है जो तुम्हारे साथ इस गलत काम को करता है। लेकिन दयावती वीर सिंह को कहने लगती है कि मेरा बेटा रिंकू शरारती जरूर है लेकिन वो अपनी भाभी के साथ ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। और इस तरीके से वीर सिंह भी काफी चिंता में पड़ जाता है। लेकिन अब वीर सिंह इन दोनों को कहने लगता है कि 3-4 रात तक हम तुम्हारे घर के ठीक सामने पहरा देने वाले हैं। ये बात किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए। ये बात हम तीनों के बीच में रहनी चाहिए। अब शीला देवी और दयावती दोनों ही अपने घर पर आ जाती हैं। बीर सिंह सादा वर्दी में अपने 4 पुलिस कांस्टेबल के साथ ठीक इसके घर के सामने तैनात कर देती हैं। और जैसे ही रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो पूरा परिवार खाना खाने के बाद दूध पीने के बाद अपने घर कमरे में जाकर लेट जाता है। आज भी देखते देखते तीनों सदस्यों को गहरी नींद आ जाती है और जैसे ही रात के करीब 12:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर 2 लड़के इसके घर के अंदर दीवार फाँक कर प्रवेश करते हैं क्योंकि दीवारें इतनी बड़ी-बड़ी नहीं होती है। दूसरी बात ये भी होती है कि घर के कमरे के दरवाजे तक नहीं होते हैं और जैसे ये दोनों लड़के शीला के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो पुलिस कांस्टेबल इन पर लगातार अपनी नज़र को बनाए रखते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाले कर्मचारी होते हैं ये चारों दीवार फाँक कर घर में अंदर चले जाते हैं। फिर उसी समय उन दोनों लड़कों को दबोच लिया जाता है और ये दोनों लड़के कोई और नहीं होते बल्कि दूध बेचने वाले सोनू और राजू होते हैं।
इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। इनकी जमकर पिटाई की जाती है और इसके बाद राजू और सोनू अपनी कहानी की पोल पट्टी खोलना शुरू कर देते हैं। सोनू और राजू दोनों पुलिस को बताते हैं कि हम इनके दूध के अंदर कुछ नींद की दवाइयाँ मिला देते थे। जैसे ये रात के समय ये तीनों सदस्य दूध पीकर गहरी नींद में सो जाते थे, तो हम इनके घर पर आकर इनके अंदर घर में घुस जाते थे, फिर शीला देवी के साथ गलत काम करते थे। पुलिस इसके बाद इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लेती है, लेकिन ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार सोनू और राजू को क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना किसी की भावना को आहत करने का था। केवल आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।